हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो हमारे किसान अन्नदाताओं के ऊपर है कि कैसे उनके जीवन में आर्थिक लाभ पहुंचाकर उनके जीवन के स्तर को अच्छा बनाया जाए। सरकार ने बहुत दावे किए हैं, बहुत काम भी किए हैं, बहुत योजनाएं भी चलाई हैं, पर वो बहुत योजनाएं अभी तक पूरे 100% नहीं पहुंची हैं जो सरकार के खाते में या सरकार के जीवन में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव ला सके। पर धीरे धीरे स्टेप है, धीरे धीरे स्टेप ही होता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। अभी आप पढ़ेंगे, आंकड़े जानेंगे तो आप खुद अचंभित रह जाएंगे कि कितना ज़्यादा काम, जीडीपी में कितना कम योगदान है और कितना ज़्यादा वहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, ज़्यादा कार्यबल वहाँ लगा पड़ा भी है। इसलिए 47% जनसंख्या अभी भी खेती पर निर्भर है अपने घर को चलाने के लिए, अपने जीविका उपार्जन करने के लिए। तो जीविका को चलाने के लिए तो 40% है ही है, और वो जीडीपी में सिर्फ 14 या 18% ही दे पा रहे हैं। अभी आंकड़े देखेंगे, बहुत सारे आंकड़े नीति आयोग के आंकड़े हैं, नाबार्ड के आंकड़े हैं, बहुत सारी संस्थाओं के आंकड़े हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि कैसे किसानों को, किसान सम्मान निधि तो है ही है, कैसे किसानों के जीवन को और सम्मान की ओर पहुंचाएगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये हैंड नोट्स है, ये दैनिक जागरण का वो है आर्टिकल, मैंने वहीं से निकाला है और वहीं से हैंड नोट बनाया है और वहीं से ये सब कुछ हुआ है चालू। इसका जो लिखना है वो आप देख, अगर पढ़ते होंगे पेपर तो आपको पता लग जाएगा कि वहीं के नोट्स हैं। ठीक है, बाकी इसमें से आप चाहें तो पीडीएफ मेरे पास है, कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं इसको। भारतीय कृषि को किस प्रकार लाभप्रद बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन था दिमाग में, जो उसका आर्टिकल था, मैंने दिमाग से सोचा क्वेश्चन है। अब देखते हैं। कृषि का योगदान जीडीपी का 18% योगदान है। मतलब 18% जीडीपी हमारे यहाँ 100 रुपये कमाती है, तो उसमें से 18 रुपये जो है वो कृषि से आते हैं। ठीक, ये बात सिंपल सी है। और 40% केवल को लोग, अब यहाँ पे लोग मान लो 100 लोग काम करते हैं, 100 लोग कार्य करते हैं, कोई कार्यकाल में लगे पड़े हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं। ठीक, वो तो इसमें से कृषि में जो लगे पड़े हैं वो 40% है, और जीडीपी कितना मिलता है? सिर्फ 18%, यानी 18 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मानते हैं कितनी ज़्यादा आबादी इस तरफ है। बाकी जितने भी और सेक्टर दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दे रहे हैं, तो बाकी कितना दे रहे हैं ये लोग? 82% बाकी सेक्टर दे रहे हैं। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पे काम कितना है, लोग कितने हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे? 54%। ठीक है, तो इतना बड़ा, ये इतना ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, कितना? 82% और 54% ही लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे देश की लगभग आधी जनसंख्या काम कर रही है और 18% दे रही है। मतलब कि हमारा बहुत ज़्यादा फोर्स जो है, लेबर फोर्स, वो इस जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे काम करने की गुंजाइश नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक खेत में लोग काम कर रहे हैं, 4-4 लोग, प्रछन्न बेरोजगारी एक तरीके से वही कहते हैं। आगे देखते हैं। केवल का रोजगार और आधी आबादी को आजीविका उपलब्ध कराती है। मतलब अब इतने लोग काम करते हैं, मतलब इनको जीविका तो मिलती है, खाने को और रहने को तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता होगा। तो अपने जीवन को उस लेवल पर नहीं पहुंचा पा रहे जो यहाँ पे 54% लोग पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, ये बात है पूरी। भारतीय किसानों में से 86% से अधिक 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करते हैं। अब देखिए, ये सबसे बड़े आंकड़े हैं। अब 86% लोग जो है वो कितने? सिर्फ 2% से 2 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से कम करते हैं। बाकी 14% क्या है? ज्यादा है। ठीक, अब जोत इतनी छोटी हो गई है, अभी पढ़ेंगे, देखेंगे इस कारण में। तो जोत जो है इतनी छोटी हो गई है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करते हैं, जो देश की आधी से भी कम कृषि भूमि पर कब्जा रखते हैं। ठीक है, छोटी और सीमांत जोतें 86% किसानों की हैं, लेकिन कुल बोए गए क्षेत्र का महज 47% उनको मिलता है। ठीक है, 86% किसानों की है, छोटी वाली जो जमीनें हैं। ठीक है, ये आंकड़े थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे। 86% जो है क्या? छोटे किसान है। ठीक, और कुल बोए गए क्षेत्र का महज उनमें 47% ही है। 47% लोगों पे एक तरह से मान लो 50% चाहिए है। इसको आप ऐसे समझो, 40% लोगों पे 50%, मैं 46 को आधा मान लेता हूँ, खेत है। ठीक, ये खेत बटेंगे इनमें से। ठीक, और बाकी जो 14% लोग हैं इन पे 50% है खेत है। खेत कुल मिला के 100 ही होंगे, परसेंट में मान लेंगे। तो ये देखिए, 86% लोग हैं इस देश में, लोगों को भी 100% मानते हैं। तो इसमें 86% लोग 50% पे खेती भी कर रहे हैं, 50% खेत कर रहे हैं, और 14% लोग 50%। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको देखेंगे तो इससे पता लगेगा असमानता कैसे फैलती है। असमानता ऐसी फैल रही है। ठीक, औसत जोत का आकार 0.7 हेक्टेयर तक सिकुड़ चुका है, क्योंकि उत्तराधिकार के कारण निरंतर भूमि सुधारों में समस्या भी होती है। देखिए, अब सबकी जनसंख्या बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी
जो जोत है वो कम होती जा रही है। अब तो 0.7 हेक्टेयर ही सिकुड़ के रह गया है। आम जो क्या और सबको डिवाइड कर दिया है, मिला के सबको डिवाइड कर दिया है। 25% अधिक कृषि परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। अब देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब 1/4, कोई भी 1/4 चीज़ जो है अभी क्या गरीबी रेखा के नीचे। 100 लोग हैं तो अभी भी 25 लोग क्या हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, किसानों की बात की जाए तो। बाकी जो और देश हैं और जो जगह दूसरी है, ये सब किसानों की बात हो रही है अभी, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं। उसका देखते हैं सब्सिडी के बारे में। देखते हैं सरकार क्या क्या सब्सिडी दे रही है। जीडीपी का लगभग 2.3% कृषि सब्सिडी देती है, कृषि सब्सिडी। बाकी सब्सिडी होती है वो अलग होती हैं। और सब्सिडी का अधिकांश लाभ उत्तर पश्चिमी के बड़े किसानों को ही मिल पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्यों, किस लिए? क्योंकि गेहूं की खेती ज़्यादा खेती, सब्सिडी क्या होती है, जो रजिस्टर्ड 23 फसलें हैं उनको सब्सिडी मिलती है। अब गेहूं की खेती में ज़्यादातर किसान गेहूं की करते हैं, पंजाब ज़्यादा इस मामले में आ गया। तो ज़्यादातर क्या है, जो किसान बड़े बड़े किसान हैं उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र के लोग हैं उनको मिल पाता है, इन तक पहुंच हो ही नहीं पाती है किसानों तक। उर्वरक वितरण, क्योंकि उनके बाद जो सब्सिडी, अब गेहूं क्या है वो अपने खाने के लिए रखेंगे कि बेचेंगे बाजार में, सब्सिडी का लाभ ले ही नहीं पाते वो लोग। उर्वरक वितरण मतलब जो फर्टिलाइजर्स होता है उसका वितरण कैसे होता है। 2025 में 1.67 लाख करोड़ रुपए, लगभग 20 अरब डॉलर का बजट था। किसका? सब्सिडी का। किसका? फर्टिलाइजर सब्सिडी का। बड़े व्यापारी उर्वरक अधिक भंडारण कर ऊंची कीमतों पर बेचते हैं, जिससे क्या है उर्वरक महंगा होता है, इनके पास तक नहीं पहुंचती है। और उसके बाद क्या है, अगर कुछ लोगों तक पहुंचती भी है तो तब तक किसान वो खरीद चुके हैं। और इन पर निगरानी के तंत्र भी होता है, तो उन पर प्रेशर भी डाला जाता है कि आपने कैसे इतना भंडारण कर लिया उर्वरक का, फर्टिलाइजर का। तो तब तक किसान अपना फर्टिलाइजर खरीद चुका है, क्योंकि फसल भी खराब हो रही होती है, फसल में खेत में फर्टिलाइजर डालना है, तो इसलिए भी ये समस्या है बहुत बड़ी, ठीक। उसके बाद नीति आयोग की बात करते हैं। केवल 30% सब्सिडी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचती है, बाकी बिचौली और गैर कृषि उपयोग में दी जाती है। जो उर्वरक, अब नीति आयोग कह रही है 30% सब्सिडी खाली लक्षित किसानों तक पहुंचती है, लाभार्थियों तक पहुंचती है, बाकी क्या बिचौली खा जाते हैं और गैर कृषि मतलब किसी और काम में यूज हो जाती है, कोई केमिकल बनाने में, कुछ चीज़ बनाने में उसमें यूज हो जाती है। ऋण और गरीबी का जाल, अब देखते हैं क्या है इसके बारे में। आधिकारिक दावे बताते हैं कि देश के 76% से अधिक किसानों तक संस्थागत उधार की पहुंच से चुकी है। मतलब सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं 76%, जो ऑफिसर्स होते हैं तरीके से, ठीक है, इनकी बात बोल रहे थे कि ऐसे बोलते हैं। उसके बाद नाबार्ड बोल रहा है 2022 का मूल्यांकन कर रहे हैं, अब 25 चल रहा, 3 साल भी हो गए इस बात को। 40% किसान अभी भी अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भर है, यानी कि अभी निर्भर है मतलब 60% किसानों पर पहुंच चुकी है। तो मतलब इसका मतलब ये आंकड़ा ठीक है, लगभग हो सकता है ठीक, क्योंकि निगरानी तंत्र बड़े हैं तो 60% किसान को उधार मिल जाता है, ऋण मिल जाता है। बाकी जो 40% है वो अभी किसमें, साहूकार, ठीक। साहूकार के चक्कर में वो क्या महंगा ऋण वसूलते हैं, महीने का 5% तो साल का 60% हो जाता है जाके, तो बहुत बड़ा चक्र है, ठीक। उसके बाद क्या 36 से 60% तक ही ब्याज वसूलते हैं जो लोग इन पर निर्भर हैं, जो किसान। अब देखते हैं इसके बाद, देखिए भूमि क्या है, भूमि का देखिए ये हिसाब है, भूमि एक और डिजिटाइजेशन किया गया है। इसमें बड़ा बड़ा क्या है, इससे बड़ी संख्या में किसानों को ऋण देने में, देखिए आपकी जो खेती है उसको डिजिटाइज किया है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया लाके। अब बैंक वाले क्या वहाँ से उठाएंगे कि आप इतनी खेती है, उसको ऋण दे देंगे। इनको भटकना नहीं पड़ेगा, सरकारी तंत्र के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। ये अगर सही से लागू होता है तो बहुत लाभ मिलेगा किसानों को, उधार मिल जाएगा, ऋण मिल जाएगा, तो साहूकारों के चक्कर में नहीं फंसेंगे किसान हमारे, उनको इससे लाभ मिलेगा। इसलिए ऋण और ब्याज के चक्कर में उलझे नहीं रहेंगे, वो चक्कर में नहीं फंसेंगे, वो एक साइकिल में नहीं फंसेंगे। इसलिए डिजिटाइजेशन किसका, भूमि रिकॉर्डेड एडिशन, ये सरकार ने चालू किया है। भूमि का ड्रोन द्वारा या मैपिंग द्वारा किया जा रहा है काम, तो इस पे काम अभी चल रहा है। काम थोड़ा धीरे धीरे होगा, पर धीरे हो जाएगा। अगर सोच है तो हो भी सकता है, इसमें बदलाव भी आएगा बढ़िया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी ज़मीन का जगह का नाम, खसरा नंबर, इसे उठा के आपको लोन दे दिया, कितनी खेती है उसके हिसाब से वो लोन दे दिया जाएगा। फंसे हुए नहीं आप किसी बिचौलिए के चक्कर में और साहूकार के चक्कर में। और न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP की बात करेंगे अब, इसे MSP कहते हैं, ठीक। MSP से केवल 6% किसान ही लाभान्वित हो पाते हैं। इसका अधिकांश लाभ पंजाब को मिलता है, जहाँ 95% गेहूं की सरकारी खरीद है। और 23 फसलों पर क्या है, MSP लागू हो गई है, ठीक है, ये भी लिख लेना इसमें। MSP चल रही है अभी, जो सरकार ने भी चालू किया। देखिए जो सरकार 3 बिल लाई थी ना, फार्म बिल लाई थी, वो अच्छे बिल थे कुल मिला के, पर अपोज कर करके बड़े बड़े जो थे धन्ना सेठ थे, इन्होंने जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, पेट्रोल पंप जिनके हैं, वो भी इस आंदोलन में भाग लेके उसको अपोज करवा दिया। मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर ये सरकारी प्रक्रिया अभी चल रही है, जो MSP की खरीदने की, किसान की, सबकी, तो
इतनी अच्छी है तो हमारा किसान फांसी क्यों लगा रहा है, किसान पीछे क्यों है, समस्या यहाँ है। तो हमें इस पर सोचना चाहिए थोड़ा। पर ये अपोज मोदी जी ने वापस ले लिया, अब तो बिल तो चले गए डस्टबिन में। अब कोई हिम्मत करेगा तब देखते हैं उसको। एमएसपी कितने परसेंट देखो, एमएसपी केवल 6% किसान तक ही पहुंच पाती है, बाकी तो 94% खत्म कहानी। बाकी पंजाब को लाभ ज़्यादा मिल जाता है, वहाँ पे पानी की मुफ्ती भी, हरियाणा में भी ऐसे ही है। तो ये जो बाकी जो राज्य हैं वो पिछड़ जाते हैं इस मामले में। तो ये आज हमारी पूरी थी, कैसे हम अपने अन्नदाताओं को यानी किसानों को एक अच्छा सम्मानपूर्वक जीवन की राह दिखाते हैं, कैसे आगे पहुंचाते हैं उनको। तो छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।